सिर्फ हमने ये 3 पेजेस पढ़ने हैं। ये वो टेबल है बेसिकली जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपके गैग्स हैं, इसी को आप लोगों ने याद भी करना है, अभी याद करना है लेक्चर के दौरान ही, ठीक है। सिर्फ ये 3 पेजेस हैं और इम्पोर्टेंस मतलब ये है कि सारी बात समझ नहीं, सिर्फ आपने इस टेबल को है और कोशिश करना कि अभी याद कर लेना, ठीक है। चलें जी, पहले तो हम ये देखते हैं कि गैग गैग होता क्या है, ठीक है। थोड़ी सी बेसिक से शुरू करते हैं ताकि हम अपने टेबल पे जा सकें। जैसे जिस बच्चे को टेबल समझ आ जाता है फिर उसको ये सब बातें समझ आ जाती हैं, ये सारी जो कुछ लिखा हुआ है ना। लेकिन ये है कि थोड़ा सा यहाँ से बेस बना लेता हूँ मैं पहले आपकी। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि जो गैग है ना, ये बेसिकली पॉलीमर्स हैं एक डायसैकेराइड यूनिट के। यानी कि एक डायसैकेराइड होता है ना, पता है ना, 2 मोनोसैकेराइड जुड़े होते हैं, ठीक है, और एक डायसैकेराइड बनता है। जैसे हमारी ये सुक्रोज है, ठीक है, 2 फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिले होते हैं, डायसैकेराइड बनता है, ठीक है। इतना एक तो पता है ना। अच्छा, अब डायसैकेराइड यूनिट्स, ये गैग क्या है? ये डायसैकेराइड यूनिट जो होता है ना, उसका पॉलीमर है, उसका पॉलीमर, ठीक है। यानी कि उसके मिलने से ये बनता है, ठीक है। लेकिन जो डायसैकेराइड यूनिट होता है ना, ठीक है, वो किस किस चीज का है? वो आपकी एक अमाइनो शुगर होती है, ठीक है, और एक एसिडिक शुगर होती है। यानी कि जिस तरह आपकी ग्लूकोज को जब हम करते हैं ना ऑक्सीडाइज, ठीक है, तो वो बन जाती है ग्लूकुरोनिक एसिड। क्या बन जाता है? ग्लूकुरोनिक एसिड। किसी कोई बात पता है? किसी ने कार पढ़े हो? चलो ठीक है, इस बात को छोड़ो, आप मुझे इतना बताओ, आपको चैप्टर नंबर कौन सा था? वो चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर, वो फर्स्ट सेकंड ईयर बायोकेमिस्ट्री। हाँ जी, सेकंड ईयर, सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री है उसमें क्या था कि अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो किस में कन्वर्ट होता है? एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ऐसे ही है। तो जब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में, ठीक है। तो एसिडिक शुगर बन जाती है, ठीक है। बात समझ आई? तो ये देखें आप, ये ग्लूकुरोनिक एसिड आपका बाकी सारा ग्लूकोज है, लेकिन जैसे ही उसकी ऑक्सीडेशन हुई तो ये देखें यहाँ पर ओएच लगा होता है ना वैसे ग्लूकोज में, तो क्या बन गया? ये एसिडिक शुगर बन गई, ग्लूकुरोनिक एसिड बन गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका एक एपीमर एपीमर फॉर्म भी होती है, वो है ये हाइड्रोनिक एसिड। एपीमर फॉर्म है इसकी, ठीक है। ये देख रहे हैं, सिर्फ इसी में फर्क है ना, ठीक है। ये देख रहे हैं कि सिर्फ इसका एपीमर है, कार्बन 6 पे ना इसका एपीमर है, ठीक है। इसका क्या नाम है? हाइड्रोनिक एसिड। क्या है? हाइड्रोनिक एसिड, ठीक हो गया। यानी कि ये है आपकी एसिडिक शुगर। ये इन दोनों में से मतलब ये दोनों जो है ना, ठीक है, ये क्या है? एसिडिक शुगर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब डायसैकेराइड यूनिट के अंदर जो दूसरी चीज होती है वो क्या होती है? वो होती है आपकी अमाइनो शुगर। यानी कि जिस तरह ये आपका ग्लूकोज है ना, समझ लो सारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? वैसे OH होता है। तो OH की जगह पर अगर NH2 ग्रुप लग जाए, अमाइनो ग्रुप लग जाए, तो हम इसको कहते हैं अमाइनो शुगर। ये दोनों चीजें हम कार्बोहाइड्रेट में अगेन भी पढ़ेंगे, अमाइनो शुगर, ठीक है। मसलन अगर ये शुगर जो हो ये ग्लूकोज हो, तो जिसमें अमाइनो ग्रुप लगे, तो हम इसको कहेंगे ग्लूकोसामीन। ग्लूकोसामीन का क्या मतलब है? कि ग्लूकोज अमाइन, ठीक है ना। NH2 क्या है? अमाइन ग्रुप है ना, तो ग्लूकोज अमाइन, ठीक है। तो हम उसको मतलब ऐसे पढ़ते हैं, ग्लूकोसामीन, ठीक है। और अगर ये ग्लैक्टोज हो तो हम इसे क्या कहेंगे? ग्लैक्टोसमाइन, ग्लैक्टोसमाइन, ठीक है ना, कि ग्लैक्टोसामीन, ठीक है। समझ आ गई बात? कि इधर से Na2 ग्रुप लगा है और यहाँ पे सिर्फ OH लगा है, और ये उसकी एपीमेरिक फॉर्म है, ठीक है। जो कार्बन 6 पे उसका एपीमर है। ये एपीमर्स वगैरह भी हम जाके उधर अगेन उधर पढ़ेंगे एक दफा, ठीक है। तो एपीमर्स क्या होते हैं और ये वो, ठीक है। तो बार कार्बन 6 पे यानी कि उसकी पोजीशन के अंदर चेंज आता है, और इस तरह से उसकी एपीमेरिक फॉर्म क्या है? हाइड्रोनिक एसिड, ठीक है। आप इसको ज्यादा ना भी याद रख सकें तो बस इतना ही याद रखें कि उसका आइसोमर है। अगर आपको एपीमर नहीं भी ना समझ आता तो जैसे हम कार वगैरह में हमने इसकी काफी डिटेल पढ़नी है उसके एग्जांपल्स के साथ, तो वो पता चल जाएगा, ठीक है। बस अभी सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर देख लें, ठीक हो गया। यानी कि ये एसिडिक शुगर है जो कि ग्लूक्रोनिक एसिड या फिर उसकी हाइड्रोनिक एसिड की फॉर्म में होगी। ये इस डायसैकेराइड यूनिट का एक यूनिट हो गया। नंबर 2 है आपकी अमाइनो शुगर, वो या तो ग्लैक्टोसामीन होगी, यानी कि ग्लैक्टोज होगा, ग्लैक्टोज ग्लैक्टोज का तो पता है ना, ठीक है। या फिर होगा आपका ग्लूकोज, उसकी उसकी अमाइनेशन हुई होगी, ठीक है। अमाइनेशन इस नंबर पर होती है, कार्बन नंबर 2 पे, ठीक है। इतनी बात चल गई। अच्छा, फिर अब ये बातें होगी, हमारा डायसैकेराइड यूनिट में क्लियर हो गया कि या वो अमाइनो शुगर होगी या वो एसिडिक शुगर होगी, ठीक है। ये बातें हमें पता चल गई। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बाज़ औक़ात जो होता है ना, जो इस डायसैकेराइड यूनिट के अंदर आगे से अमाइनो ग्रुप की
एसिटाइलेशन भी हुई होती है। मसलन एसिटाइलेशन का क्या मतलब है कि एसिटाइल ग्रुप, ये होता है एसिटाइल ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड O। एसिटिक एसिड का किसी को पता है? तो एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो उसमें से इसको हम क्या कहते हैं? एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। कि अगर अमाइनो ग्रुप के ऊपर एसिटाइल ग्रुप लगा हो तो हम उसे कहते हैं एन एसिटाइलेटेड अमाइनो ग्रुप। एन एसिटाइलेटेड अमाइनो ग्रुप, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो अमाइनो है ना, ये जो हमारी अमाइनो शुगर है, ये एसिटाइलेटेड फॉर्म में भी उसने डायसैकराइड यूनिट में मौजूद हो सकती है। मतलब अकेली भी हो सकती है और एसिटाइलेटेड भी हो सकती है। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक केस होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, ये एसिडिक शुगर देख लें, ये एन एसिटाइलेटेड अमाइनो ग्रुप देख लें। ठीक हो गया? ये आपका रिपीटिंग डायसैकराइड यूनिट है जो मिल मिला के क्या बनाता है? हमारा एक गैग बनाता है। ठीक हो गया? थोड़ी सी बातें पता चल गई? अच्छा जी, अब एक और काम भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वो ये है कि आपका इस अमाइनो ग्रुप के ऊपर, जैसे हमने एसिटाइलेशन पढ़ी ना, इसी तरह से अमाइनो ग्रुप के ऊपर सल्फर भी लगी हो सकती है। ठीक है ना, सल्फर भी लगी हो सकती है उसकी कार्बन 4 पर, 6 पर, या फिर नॉन एसिटाइलेटेड नाइट्रोजन पर। सपोज जैसे अब यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप नहीं ना लगा हुआ, तो हो सकता है कि यहाँ पर सल्फर आगे लग जाए, ये भी हो सकता है। यार ये सब बातें ना हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इसमें जाके। ठीक है, जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये देखो सल्फर लगा हुआ है, ये देख रहे हो यहाँ पे सल्फर लगा हुआ है। अभी दिखा, अभी सिर्फ मैं थोड़ी सी बेस बना रहा हूँ कि यार ये सीन है, डाइसैकराइड यूनिट की थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ। ठीक है, तो सुनते जाओ बस। तो बाज औकात क्या होता है कि एसिटाइल ग्रुप नहीं लगा होता, यहाँ पर सल्फर लग सकता है। अभी मैं अमाइनो ग्रुप की बातें बता रहा हूँ। ठीक है, अमाइन शुगर की, कि यहाँ पर क्या लगा हो सकता है? सल्फर भी लगा हो सकता है इस नॉन एसिटाइलेटेड अमाइनो ग्रुप पर। या फिर हो सकता है एसिटाइलेशन तो हुई हो, लेकिन कार्बन 6 है ना ये अमाइन ग्रुप का, ये कार्बन 4 है उसका, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये और 6 ये ऊपर वाला। ठीक है, तो हो सकता है कार्बन 4 ये कार्बन 6 पर सल्फर ग्रुप लगा हो, सल्फर ग्रुप। ठीक है, इतनी बात चल गई कि सल्फर भी लगा हो सकता है। कहाँ कहाँ पे लगा हो सकता है? या कार्बन 4 पे, या 6 पे, या फिर हो सकता है इधर लगा हो। ठीक है, चलो जी, अब यही सल्फर एसिडिक शुगर पे भी लगा हो सकता है। हो सकता है इसके कार्बन 6 पे लगाओ एसिडिक शुगर के, हो सकता है इसके कार्बन 2 पे लगाओ, मतलब इस पे भी लग सकता है सल्फर। लेकिन ये है कि एसिटाइलेशन इसी की होती है। ठीक है ना, क्योंकि एसिटाइलेशन जो है ना इधर होती है अमाइनो ग्रुप पे। ठीक है, तो एसिटाइलेशन अगर होगी तो वो इसी अमाइनो अमाइनो शुगर पर होगी। और अगर सल्फेशन होनी है, यानी कि सल्फर ने ऐड होना है, तो वो यहाँ पे भी हो सकता है। अगर यहाँ पर हमारा एसिटाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ, या फिर कार्बन 6 पे, कार्बन 4 पे, या फिर यहाँ पर कार्बन 6 पे, कार्बन 2 पे। ठीक है, तो ये थी जनाबे वाला आपकी ये वाली कहानी। अच्छा, अब एक और बात सुनो, एक और बात सुनो। अब हमने कल पढ़ा था फिजियोलॉजिक पीएच पर, ये OH ग्रुप का H रिमूव हो जाता है, ऐसे ही पढ़ा था कि कार्बोक्सिलेट फॉर्म में मौजूद होता है। तो यानी कि ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ से आ गया, नेगेटिव यहाँ से आ गया ना, नेगेटिव यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फिर इस पे। ठीक है, अच्छा फिर मुझे एक और बात बताओ कि सपोज यहाँ पे सल्फर लगा हुआ है, तो सल्फर पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज उस पर भी होगा। यहाँ पे लगा होगा तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लगा होगा तो अगेन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लगा होगा तो अगेन नेगेटिव चार्ज। तो यानी कि दो चीजें मिलकर इसको नेगेटिव चार्ज दे रही हैं, एक ये कार्बोक्सिलेट आयन और एक ये वाला नेगेटिव जो सल्फर मतलब कहीं पे भी लगा होगा। तो यानी कि ये दोनों इसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं हमारे इस डाइसैकराइड यूनिट को, इन द एंड ग्लाइको गैग को, हमारे हमारे गैग को नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, इतनी बात पता चल गई आप लोगों को? ठीक है, अच्छा अब एक और बात सुनो कि क्या कहीं पे कोई पॉजिटिव चार्ज आने का कोई अंदेशा था कि हमें हो कि यार कहीं पे पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है? तो मैंने आपको वही अमाइनो एसिड में ये भी बताया था कि आपका NH2 ग्रुप जो होता है वो NH3 पॉजिटिव फॉर्म में भी आ सकता है। यानी कि ये वाला जो है ये NH3 पॉजिटिव फॉर्म में भी तो आ सकता है ना। लेकिन जब यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप लग जाता है तो ये काम भी पॉसिबल नहीं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही आ जाए, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप लग गया वो। अब वो कौन सा अमाइनो, अब वेला तो रहा नहीं, अब तो पकड़ा गया है, एसिटाइल ग्रुप ने उसको पकड़। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज आने का कोई चांस ही नहीं, और नेगेटिव चार्ज ही नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है इन द एंड हमारा गैग जो होता है वो क्या होता है? वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है उस पर बहुत सारा। ठीक है, कार्बोक्सिलेट की वजह से और हमारे सल्फेट की वजह से। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज आ सकता था यहाँ से, लेकिन ये है कि इसको भी आपने एसिटाइलेटेड कर दिया, तो यहाँ से भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, तो नेगेटिव ही नेगेटिव है। ठीक है, इतनी बात तो चल गई। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये एक दूसरे को करते हैं रिपेल। अब मेरी बात को यहाँ से ना थोड़ा सा अकल 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 मिलानी है अब आप लोगों ने। ठीक है, ये अब गैग की कैरेक्टरिस्टिक आने लग गई है आहिस्ता आहिस्ता।
कि नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे को मतलब सपोज इतने सारे वो गैस जब होते हैं, मतलब उन्होंने एक पॉलीमर बनाया हुआ है, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से वो फिर गैस की जो चेंज है एक दूसरे को करती है रिपेल। ठीक है, जब वो रिपेल करती हैं तो एक स्लिपरी नेचर बनती है इसकी गैग की। ये गैग हमारी म्यूकस सेक्रीशंस वगैरह में मौजूद होता है। उनमें जो स्लिपरी नेचर होती है ना, स्लिपरी सी, वो किसकी वजह से होती है? वो इस वजह से होती है कि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है और मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। समझ आई बात? ठीक है। अच्छा, एक और बात ये है कि इसकी इसकी एक तो ये वाली बात बता दी, स्लिपरी नेचर वाली बात बता दी। अब एक और बात सुन लो, वो क्या है? और दूसरी है कि इसके खास, इन गैस की खास प्रोपेंसिटी होती है वाटर के साथ, कि वाटर के साथ इनकी मतलब ये है कि वाटर इनके करीब बहुत सारा आता है। उसकी वजह क्या है? नेगेटिव चार्ज है ना, तो वाटर के ऊपर क्या चार्ज होता है बताओ? और वाटर पे आपको पता है दोनों तरफ उसका नाम क्या है, वो हाइड्रोजन आयंस पर क्या होता है? वाटर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ना। ये बातें तो बारी सारी पता है आप लोगों को कि वाटर के ऊपर दो वो होते हैं H पॉजिटिव। तो अब वहां पर क्या होता है, वो उसकी वजह से वो यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? अट्रैक्ट। इसलिए वाटर की इसके साथ खास प्रोपेंसिटी होती है, जिसकी वजह से अब सीन क्या होता है कि जब वाटर की इसके साथ खास प्रोपेंसिटी है तो ये क्या करता है, ठीक है ना, स्पेशल एबिलिटी टू बाइंड लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, बहुत सारी अमाउंट यानी कि वाटर के साथ इसका बाइंड हो जाती है, तो इससे एक जेल लाइक मैट्रिक्स बनाता है। ये वाटर के साथ मिलकर ना जेल लाइक मैट्रिक्स बनाता है। इसीलिए हमारे ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर यानी कि हमारे ईसीएम वगैरह के अंदर ये इसका ये होता है। समझ आ गई बात? हमारे ईसीएम वगैरह में ये चीज होती है, गैग होता है, वाटर शटर होता है उसमें, और फिर ये कि उसमें बाकी भी ये प्रोटीन्स वगैरह जो हमने पढ़ी हैं सारी, इलास्टिन वगैरह, कोलेजन वगैरह, तो ये सब कुछ मिलके एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बन रहा होता है। बात समझ आई कि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो है वो किस तरह से बन रहा है? थोड़ी सी बातें पता चल गई। अच्छा, ये जो इसकी स्लिपरी प्रोपेंसिटी है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि स्लिपरी कंसिस्टेंसी जो है इसकी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसकी वजह से जो स्लिपरी कंसिस्टेंसी है, ये म्यूकस सेक्रीशंस वगैरह में, सनोवियल फ्लूइड्स वगैरह में, उस वजह से स्लिपरी कंसिस्टेंसी बन रही होती है। बात समझ आ रही है कि वाटर मॉलिक्यूल भी है उसमें, और फिर मॉलिक्यूल एक दूसरे को ऐसे रिपेल भी कर रहे हैं, ठीक है, तो एक स्लिपरी सी उसकी नेचर बन जाती है। अच्छा, सपोज थोड़ी सी बातें समझ आ रही है ना? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर आपने सपोज प्रेशर लगाया, आपने इसमें से पानी निकाल दिया, अब ये थोड़ा कंप्रेस हो गया, ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या किया, वो फोर्स आपने जो कंप्रेशन की फोर्स थी वो आपने हटा ली, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे वॉल्यूम देखो बड़ा नहीं है, वॉल्यूम बड़ा है ना। ये देखो, इसका वॉल्यूम ज्यादा है कि इसका ज्यादा? इसका ज्यादा है। क्यों भला? देखो ना, यहाँ पे करीब करीब है मॉलिक्यूल्स, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे देखो, पहले तो वाटर के साथ कितना सारा वाटर है इसके साथ, है ना वाटर, है, ठीक है ना? समझ आ रही है बात कि कितना सारा इसके पास वाटर है? वाटर की क्या वजह है वो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है, कि इसके नेगेटिव चार्ज है तो वाटर के साथ इसकी प्रोपेंसिटी होती है। अब आपने वो दौड़ लगाया तो वाटर तो निकल गया, ठीक है, ये करीब करीब आ गए, लेकिन जैसे ही आप ये फोर्स हटाओगे तो फौरी तौर पर ये देखो, इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से। ये जो रिपल्शन, ये दूर दूर गए हैं ना, ये अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया है। इसको हम कहते हैं, इस काम को हम कहते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस बिकॉज ऑफ रिपल्शन ऑफ द नेगेटिव चार्जेस। बात ठीक है, बात समझ आ गई? जो आपस में दूर दूर हो रहे हैं, और इसकी इन्हीं सारे क्योंकि में मौजूद है फ्लूइड्स वगैरह में, वो भी मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ मौजूद, जब बिटर ट्यूमर में, ठीक है, म्यूकस सेक्रीशंस वगैरह में ये सारे गैस भी मौजूद होते हैं, जो कि उनको ये खास प्रैक्टिस दे रहे होते हैं, ठीक है, सनोवियल फ्लूइड वगैरह को, ठीक है। तो बातें समझ आ रही हैं किस वजह से इनके अंदर ये मामलात हैं? चलो जी, अब हमने अपनी एक एक बना ली, एक वो बेस बना ली। अब जरा हम यहाँ पे आ जाते हैं खास कैरेक्टरिस्टिक। जितने मैंने ग्रीन हाईलाइट किए हैं सारे टोटली एमसीक्यू और वाइवा पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैंने और कोई चीज अंडरलाइन ही नहीं की, मैंने कहा सिर्फ वो अंडरलाइन करता हूँ जो कि आप लोगों ने लाजमन याद करना ही करना है। मतलब बाकी कोई बात भूल जाए खैर है, लेकिन अगर किसी बच्चे को ग्रीन वाली पॉइंट भूला ना तो वो फिर गलत है, वो फिर गलत बात है, ठीक है, समझ आ गई बात? वो नहीं भूलना चाहिए। अच्छा जी, चलो अब मैं काम करता हूँ कि चलो एक काम और कर लेते हैं। ओहो, अच्छा चलो, पहले मैं जिस हिसाब से मैं बताऊंगा ना, बस उस हिसाब से आपने सुनते जाना है, ठीक है, एक तरतीब से हम मैं बताऊंगा हर बात, तो इसलिए ना एक तरतीब से सुनना पहले पूरी बात। अच्छा जी, सबसे पहले आते जाओ जरा, पहले हम डायसैकेराइड यूनिट सारों का क्लियर करते हैं कि सारों में डायसैकेराइड यूनिट क्या है, ठीक है, फिर दूसरी बात हम ये पढ़ेंगे कि उसमें खास एक क्या बात है, खास बात इसकी क्या है, कहाँ, फिर तीसरी बात ये
पढ़ेंगे कि गैग कहाँ कहाँ पे मौजूद है। 6 गैग हैं टोटल, देख रहे हो ना, 6 हैं, ठीक है। ये 3 बातें हर एक को पता होनी चाहिए। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि मतलब जो हमने क्लियर करना है, बाकी बातें तो हमने याद ही करनी है एक तरह से, लेकिन ये है कि ये क्लियर करना है कि डायस्पेराइड यूनिट इसमें कौन कौन सा है। देखो इसमें कौन सा एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, यानी कि जो पहले तो याद रखा कि आपने ये सारी लिखी हुई है आपकी वो एसिडिक शुगर्स, ठीक है, ये देख रहे हो एसिड है ना, और ये आपकी लिखी है सारी अमाइनो शुगर्स। अब ये देखो सारों में डायसैकेराइड यूनिट है, ये देखो ये इसका क्या मतलब है कि मतलब उसमें रिपीटिंग यूनिट है, यानी कि इसके ऊपर आपने लिखना है कि क्या, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आप लिखोगे एसिडिक शुगर, यहाँ पे लिखोगे अमाइनो शुगर, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने हर एक का डायसैकेराइड यूनिट इस तरह से क्लियर करना है कि इसमें एसिडिक शुगर कौन सी है, उसमें कितने सल्फेट हैं, उसमें एसिटाइल ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से आप लोगों को क्लियर करना है। वो तो आप लोगों को पता लग गया कि एक एसिडिक शुगर होगी, एक अमाइनो शुगर होगी, उसमें डायसैकेराइड यूनिट होगा तो वो मिलकर वो गैग बनेगा। लेकिन हर एक का डायसैकेराइड यूनिट में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यही अब आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें पहले तो अमाइनो शुगर में से क्लियर करते हैं, अमाइनो शुगर का क्या केस है इसमें। अमाइनो शुगर में से इसमें सिर्फ इतना है कि जो एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन होगी, और सल्फर कहाँ कहाँ पे लगा होगा, कार्बन 4 पे या कार्बन 6 पे, या कार्बन 4 पे, ये देखो, या कार्बन 4 या कार्बन 6, ये दोनों शक्ति इसी की हैं कि इन दोनों में से एक काम होगा, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान, दोनों डायसैकेराइड यूनिट के दरमियान बॉन्ड कौन सा होगा, बीटा 1 3, बीटा, ये देखो ये 3, कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 1, तो बीटा 1 3, ठीक है, बीटा 1 3 वाला बॉन्ड होगा, सही हो गया। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्लियर होगा कि कौन सी है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन है, और सल्फेट कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, कार्बन नंबर 4 पर या कार्बन 6 पर। चलो जी, और इसके बारे में सर कुछ और बता दें, ठीक है। और ये है कि मोस्ट अबंडेंट गैग है ये, ठीक है, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट्स, एओर्टा में खासकर ये वाला होता है, ठीक है, कार्टिलेज, ठीक हो गया। इतनी बात चल रही, ये बात मैं बाद में बताता हूँ, इसको अभी छोड़ दो, ठीक है। चलो जी, अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें डायसैकेराइड यूनिट क्या है, डायल ग्रुप से, डायल ग्रुप यानी कि इसमें भी एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ही है। अच्छा, अब इसमें जो उसका नाम एसिडिक शुगर है वो क्या है, एल हाइड्रोनिक एसिड, यानी कि ग्लूकोनिक एसिड नहीं है, उसकी एपिमर फॉर्म है एल हाइड्रोनिक एसिड, वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, मतलब कुछ वेरिएबल अमाउंट, यानी कि कुछ कुछ फॉर्म हो सकता है स्किन में, कुछ फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड की कुछ हो, मतलब ये कि हाइड्रोनिक एसिड वैसे है जनरली, ठीक है, लेकिन ग्लूकोनिक एसिड भी हो सकता है, लेकिन ये उसकी वेरिएबल अमाउंट, वेरिएबल अमाउंट का मतलब ये है कि किसी टिश्यू में ग्लूकोनिक एसिड कितने % होगा, किसी में कितने % होगा, तो इसलिए जो है ना उसने वेरिएबल अमाउंट लिख दी, क्योंकि ये गैग सिर्फ एक जगह पे तो नहीं ना मौजूद, स्किन में मौजूद है, ब्लड वेसल में, हार्ट वाल्व में, ये याद रखना है आप लोगों ने। वैसे तो डर्माटान से, डर्मा क्या होती है, स्किन होती है, तो आपको ये बात तो वैसे ही याद रहेगी कि स्किन वाली। अब हार्ट वाल्व वाली बात आपने वहां से उठा, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से क्या याद कर लिया, हार्ट वाल्व, वो क्या था, कॉन्ड्राइटन 4 और 6 सल्फेट। देखो 4 सल्फेट से आपको क्या याद रहेगा कि कार्बन नंबर 4 या कार्बन नंबर, ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। चलो जी, अब थोड़ा आगे चलते हैं, केराटन पे आ जाएं, केराटन सल्फेट पे आ जाएं। इस पे क्या है, NaCl ग्लूकोसामीन, उधर यूरोनिक एसिड होता ही नहीं, यूरोनिक एसिड दोनों को कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, तो इसमें वो होता ही नहीं, वाइट एसिड नहीं होता, बल्कि खुद ग्लैक्टोज ही होती है। मतलब ये कि ग्लैक्टोज की आगे से होनी थी ना, ठीक है, मतलब ये कि, ठीक है ना भाई, इसमें क्या है, इसमें वो नहीं है, ग्लूकोनिक एसिड है ही नहीं, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हुई, वो एसिड बने ही नहीं, बल्कि ग्लैक्टोज खुद मौजूद है। इसकी स्ट्रक्चर कहाँ पे बनी है, ये बनी है, ये कंटेंट इज वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये है, देखें, कार्बन 6 ऑफ आइदर शुगर, ठीक हो गया, हो सकता है दोनों पे मौजूद हो सकता है दोनों में से किसी एक पे मौजूद हो, ठीक है। तो इस तरह से उसने ये स्ट्रक्चर, आपने स्ट्रक्चर नहीं याद करनी, बस आपने स्ट्रक्चर को देखना है कि स्ट्रक्चर में है क्या। ये स्ट्रक्चर किसी ने नहीं ना बनानी है ना याद करनी है, ठीक हो गया ना, पेपर में इस तरह से आनी है बस, लेकिन पता होना चाहिए कि सल्फेट का क्या सीन है इसमें। इसमें बस, इसमें जो है ना आप लोगों ने याद करना है कि दोनों दोनों पे हो सकती है, दोनों पे हो सकती है, दोनों में से किसी एक की कार्बन 6 पे हो सकती है, ठीक है, इतनी बात चल गई। और मेन पॉइंट ये रखना है कि इसमें क्या है,
इसमें और इसमें याद रखो बीटा 1 4 है, बाकियों तीनों के अंदर हम बीटा 1 3 पढ़ा था, बीटा 1 बाकी दोनों के अंदर बीटा 1 3, इसमें बीटा 1 4 का लिंकेज बना हुआ है, यहाँ से 1 यहाँ से 4, ठीक हो गया। अच्छा जी, और ठीक हो गया। और इसमें मतलब अभी तक 2 पॉइंट हमने पढ़े हैं याद करने वाले कि बीटा 1 4 और गैलेक्टोज, ठीक है। अच्छा जी, आप जरा यहाँ पे आ जाओ, हेपरिन पे आ जाए, जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, जो हमारी एंटीकोगुलेंट होता है, और वहां पे भी हमने पढ़ा था कि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन वहां पे मैंने बताया था कि जब मैं गैग पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अब जाके जरा वहां पे देखना, वहां पे अब आपको समझ आएगा कि नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि गैग पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये हेपरिन हमारा गैग है, समझ आ गई बात, ठीक है। अच्छा, तो ये एंटीकोगुलेंट के तौर पर एक्ट करता है और ये इंट्रासेलुलर होता है, ये बातें आपको पता है। हेपरिन किस किस में होता है, मैस्ट सेल्स में और बेसोफिल्स में। मैस्ट सेल्स कहाँ पर होते हैं, सारी बातें आपको पता है कि मैस्ट सेल्स कहाँ पर होते हैं, आर्टरीज के बाहर होते हैं, ठीक है। मैंने सारी बातें टिश्यूज वगैरह में होते हैं, बताया नहीं था। हेपरिन के टॉपिक में भी पढ़ा था कि हमने लिवर और लंग्स के अंदर, क्योंकि उसका नाम क्या है, वहां पर ये ज्यादा मौजूद होते हैं, क्योंकि वहां पर चांस होता है कि आपका इम्बोलस आ जाएगा, ठीक है, आपका इम्बोलस वहां पर आ जाएगा, तो इसलिए वहां पर क्या होता है, वहां पर मैस्ट सेल्स वगैरह ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ये बेसोफिल्स में भी होते हैं हेपरिन, लेकिन ये वाहिद है जो इंट्रासेलुलर है, बाकी सारे एक्स्ट्रासेलुलर हैं। देख लो, सेल के अंदर कोई भी नहीं है, ये वो वाहिद है जो सेल के अंदर है। और मैंने बताया नहीं था कि जब वो रप्चर होता है तो इन्फ्लेमेटरी एजेंट है ना, ये एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। ये क्या है, ये बेसोफिल्स वगैरह में जब हमने पढ़ा था, हिस्टामिन रिलीज होता है, हेपरिन रिलीज होता है, ठीक है। तो ये जनाबे वाला इंट्रासेलुलर है, ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, इसमें अल्फा लिंकेज है, बाकियों के अंदर अभी तक हमने सारों के अंदर, ये एमसीक्यूज है, बाकी सब के अंदर बीटा लिंकेज है ना, इसके अंदर अल्फा लिंकेज है। देख लो, अल्फा 1 4 लिंकेज, ठीक, अल्फा 1 ये सिर्फ वाहिद है जिसमें अल्फा 1 4 है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर और क्या है, इसमें ग्लूकोसामीन है, ठीक है। पहले दो के अंदर हमने क्या पढ़ा था, गैलेक्टोसामीन था, और वो भी एन एसिटाइलेटेड फॉर्म में। इधर ग्लूकोसामीन आ गया था, लेकिन ये था कि वो एन एसिटाइलेटेड फॉर्म में था। यहाँ पे आप ग्लूकोसामीन आया जो कि एसिटाइलेटेड नहीं है, बल्कि यहाँ पर अब आप लोगों ने एमसीक्यूज याद करना है। नॉन एसिटाइलेटेड, ये वाहिद है जो नॉन एसिटाइलेटेड होता है, ये भी पॉइंट अब आप लोगों ने याद करना है। इसके ऊपर लिखो, ये लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, नॉन एसिटाइलेटेड, ठीक है, कि इस पे एसिटाइल नहीं होता, ठीक हो गया, ये पॉइंट याद रहेगा। अच्छा जी, और क्या, ग्लूक्रोनिक और हाइड्रोनिक दोनों में से कोई भी हो सकता है, मोस्ट। अच्छा जी, फिर ये देखो मैंने जो बताया था, ठीक है, कि देखो कि आपका सल्फेट जो है ना, वो क्योंकि एसिटाइलेटेड नहीं है, तो अब अकल के मुताबिक मैंने आपको क्या बताया था कि जब एसिटाइलेटेड नहीं होता तो वहां पर सल्फेट लग जाता है, तो इसलिए ये इसमें अंदर क्या होते हैं, सल्फामाइड लिंकेजेस होते हैं। अब जो सल्फामाइड लिंकेज से ही आपको याद हो जाना चाहिए कि इसमें एसिटाइलेशन नहीं होगी। मेरे भाई, एसिटाइलेशन नहीं है तो सल्फामाइड बना है ना, ठीक है। देखो, सल्फामाइड का क्या मतलब है, जो हमने वैसे अमाइड लिंकेज पढ़ा था ना, उसमें होता था सी डबल बॉन्ड ओ और साथ होता था NH। सल्फामाइड का मतलब है कि O की जगह पर S लग गया, ठीक है, ये बात पता चल गई। अमाइड लिंकेज मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं अगेन नहीं बता। सी डबल बॉन्ड ओ और NH होता है, इसके अंदर S डबल बॉन्ड ओ, S के साथ डबल बॉन्ड और इधर क्या NH है, ठीक है। तो एसिटाइलेशन नहीं हुई तो वहां पे सल्फाइड लग, ये हमारा ये लग गया सल्फेट, ठीक है। अच्छा जी, सल्फेट इज आल्सो फाउंड कार्बन 3 और 6 ऑफ ग्लूकोसामीन, ठीक है। वो हो सकता है सल्फेट जो है ना, कार्बन 3 कार्बन 6 पर हो, ग्लूकोसामीन की है, जैसे देखो कार्बन 6 पे है। मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि सिर्फ यहीं पे नहीं होता, क्या वो सल्फाइड बना लिया तो कहीं और पे ना आए, वो हो सकता है कार्बन 3 पे भी आ जाए, ठीक है, हो सकता है उसका नाम क्या यहाँ पे भी आ जाए, क्या नाम है इसका, ये ये जो है ना कार्बन 6 पे भी, तो यहाँ पे इसने कार्बन 6 पे शो किया है, ठीक है ना। इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे आएगा, या कार्बन 3 पे या कार्बन 6 पे, ठीक है, समझ आ गई बात। क्योंकि कार्बन 1 4 ने तो लिंकेज बनाया हुआ है ना, ठीक है, तो इसलिए उधर नहीं है, ठीक है। कहाँ पे, 3 या 6 पे, 3 या 6 पे, इसमें अल्फा 1 4 है, अल्फा लिंकेज है, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और पॉइंट याद रखना है कि मोस्ट सल्फेटेड गैस भी यही है। क्यों भला, क्यों सोचो ना, ये देखो, इस पे भी लगा हुआ है, इस पे भी लगा, इस पे भी लगा हुआ है, हर जगह पे सल्फेट लगा हुआ है। इवन वो कहता है कि एवरेज 2.5 सल्फेट लगे होते हैं पर डाइसैकराइड यूनिट, एवरेज, क्योंकि किसी पे हो सकता है ये एक आध ना हो, मतलब सपोज इस पे नहीं है, इन दोनों पे है, किसी पे सपोज ये भी हो। अब मेरी बात को समझो, सपोज ये एक यूनिट है ना, साथ वाला एक यूनिट है, उस पर सपोज इस पे नहीं लगा हुआ या इस पे नहीं लगा हुआ, ठीक है, मतलब कोई एक नहीं है, इधर 3 होंगे उधर 2 होंगे, तो एवरेज कितना होगा, 2.5 होगा ना। समझ आ गई बात, मतलब उन्होंने बात समझ आ गई कि 2.5 मोस्ट सल्फेटेड गैग, नॉन एसिटाइलेटेड गैग, सल्फामाइड लिंकेज है, अल्फा 1 4 है इसमें, ठीक है, और इंट्रासेलुलर गैग, इसमें सारे पॉइंट है इसमें, ठीक है। और क्या है कि सिर्फ यहीं पे नहीं हो सकता, इधर भी, इधर कार्बन 2 पे होता है, मैंने बताया था कार्बन 2 पे,
या कार्बन 6 पे होता है एसिडिक शुगर पे, 6 पे यहाँ पे हमने देख लिया था, 2 पे यहाँ पे होता है। अच्छा, अब इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन ये है कि ये इंट्रासेलुलर नहीं है, एक्स्ट्रासेलुलर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये होता है और सेल की सरफेस पे भी होता है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। नंबर 2, बाकी इसका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये है कि सिर्फ कुछ ग्लूकोसामीन जो होते हैं वो एसिटाइलेटेड हुए होते हैं और सल्फेट थोड़ा सा कम होता है, सल्फेट कम होता है, फ्यूअर सल्फेट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, सल्फेट थोड़ा सा कम होता है। और बाकी ये है कि यहाँ पे हमने कहा था कि नॉन एसिटाइलेटेड है। इसके और इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क ये है कि इधर थोड़े से ये इससे तो बिल्कुल एसिटाइलेशन हुई नहीं ना हुई थी, इधर एसिटाइलेशन हुई, थोड़ी सी एसिटाइलेशन होगी, एक बात हो गई। नंबर 2, यहाँ पर तो देखो ना बहुत सारे, वो एक तरह से हम कह रहे हैं कि 3 सल्फेट है यहाँ पे, यहाँ पर ये होता है कि थोड़े कम सल्फेट होते हैं। 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3 ये कि ये एक्स्ट्रासेलुलर नहीं है, ये इंट्रासेलुलर है, ये एक्स्ट्रासेलुलर है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में सेल की सरफेस पे मौजूद होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ। अच्छा जी, लास्ट है, आप नहीं लास्ट तो नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके बारे में अब और एक पॉइंट था कि ये कॉन्ड्राइटन सल्फेट 1 और 2 है ना, ठीक है, तो ये मोस्ट हेट्रोजीनियस गैस भी हम इसको कहते हैं, जो हमने केराटिन सल्फेट पहले पढ़ के गए हैं ना उसको, कि जिसमें गैलेक्टोज नहीं होता और बीटा 1,4 लिंकेज होता है। मोस्ट हेट्रोजीनियस गैस क्यों है? क्योंकि मेरे भाई इसमें एल-फ्यूकोज भी हो सकती है, एन-एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड भी हो सकता है, मैनोज भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब ये कि इसमें मतलब ये जो हम कह रहे हैं ना कि गैलेक्टोज होता है, हो सकता है वो एल-फ्यूकोज हो। ये सारे बस आज दफा नाम याद कर लो, ये सारे मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स में जाके पढ़ लेंगे। एल-ग्लूकोज क्या होता है और एन-एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड क्या होता है, ये सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये कि कहने का ये चाह रहा है कि एडिशनल मोनोसैकेराइड भी हो सकता है, हो सकता है गैलेक्टोज ना हो, यहाँ पे न्यूरामिनिक एसिड लगाओ, हो सकता है उसका नाम क्या है, मैनोज लगाओ। तो मोस्ट हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि जिसकी बड़ी सारी वैरायटी हो, हेट्रोजीनियस हो। समझ आ गई बात? जैसे हम लिपिड्स को हेट्रोजीनियस क्यों कहते हैं? भाई लिपिड में कोलेस्ट्रॉल भी आ सकता है, वैक्सीज भी आ सकती हैं, हमारा वो भी आ सकता है, क्या नाम है उसका, ट्राइसाइक्लिसरॉल वगैरह। तो हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि इसमें बड़ी बहुत डिफरेंट बहुत कुछ बन सकता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट हेट्रोजीनियस ये है। और ये याद रखना पॉइंट के केराटिन सल्फेट 1 कॉर्निया में मौजूद होता है, कॉर्निया ऑफ द आई में ये मौजूद होता है। और केराटिन सल्फेट 2 जो है वो किधर मौजूद होता है? वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह में होता है, ठीक है। वो अभी हम देख लेते हैं, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ ये एग्रीगेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बस ये याद रखना, केराटिन सल्फेट 1 जो है वो कॉर्निया में मौजूद है। और मोस्ट हेट्रोजीनियस क्यों है? क्योंकि इसमें एडिशनल मोनोसैकेराइड्स भी आ सकते हैं, ठीक है, जिस तरह हमने लैक्टोज पढ़ा ना, ठीक है। अच्छा, अब हाइलुरोनिक एसिड को देख लें। इसमें अब क्या सीन है